शिक्षा बदलाव लाती है, भटकाती नहीं। शिक्षा समृद्धि बढ़ाती है, बेरोजगारी नहीं। नमस्ते बच्चों, मैं सुगना। आज की वीडियो में हम +2 का पाठ पहलवान की ढोलक कंप्लीट करेंगे। यह कहानी प्रसिद्ध आंचलिक कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित है। उन्होंने इस कहानी में आंचलिक शब्दों व काव्यात्मक शैली का सुंदर मिश्रण किया है। पहले भाग में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार लुटन के गांव में हैजे व मलेरिया का आतंक छाया हुआ था, तथा साथ ही लेखक ने लुटन का वर्णन करते हुए बताया था कि किस प्रकार वह बड़ा होकर एक पहलवान बन जाता है तथा श्यामनगर के मेले में अपने गुरु ढोलक की आवाज़ से दांव पेंच लगाकर चांद नामक प्रसिद्ध पहलवान को हरा देता है। आगे पढ़ेंगे। विजयी लुटन कूदता फांदता ताल ठोंकता सबसे पहले बाजे वालों की ओर दौड़ा और ढोलों को श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। जब लुटन जीत जाता है तो सबसे पहले अपने गुरु ढोल को प्रणाम करने के लिए भागता है वहाँ बाजे वालों के पास और श्रद्धा से ढोल को प्रणाम करता है। फिर दौड़कर उसने राजा साहब को गोद में उठा लिया। खुशी इतनी थी कि राजा साहब को गोद में ले लिया और राजा साहब के कीमती कपड़े मिट्टी में सन गए, मिट्टी में हो गए राजा साहब के कीमती कपड़े। मैनेजर साहब ने आपत्ति की, हैं अरे रे, किंतु राजा साहब ने समय उसे छाती से लगाकर गदगद होकर कहा, जीते रहो बहादुर, तुमने मिट्टी की लाज रख ली। राजा साहब बहुत खुश थे और कहा कि तुमने मिट्टी की लाज रख ली। कहने का भाव कि जब अपने इलाके का व्यक्ति कोई जीत जाता है तो बहुत खुशी होती है। पंजाबी पहलवानों की जमायत चांद सिंह की आंखें पोंछ रही थी। चांद सिंह रो रहा था, हार गया था, और जो पंजाबी पहलवान थे उनका जो समूह था वो उनको सांत्वना दे रहे थे। लुटन को राजा साहब ने पुरस्कृत ही नहीं किया, अपने दरबार में सदा के लिए रख लिया, राज दरबार में रख लिया और सम्मानित भी किया। तब से लुटन राज पहलवान हो गया और राजा साहब उसे लुटन सिंह कहकर पुकारने लगे। इतना प्रसिद्ध हो गया, अब तो राज दरबार में रहने लग गया। अब लुटन से लुटन सिंह बन गया। राज पंडितों ने मुंह पिचकाया, नाराज हुए राज पंडित जितने भी थे, बुरा लगा उनको। हुजूर जाति का सिंह, यानी कि ये तो निम्न जाति का है, शूद्र जाति का है। राज दरबार में तो पंडित और क्षत्रिय रहते हैं। मैनेजर साहब क्षत्रिय थे। क्लीन शेव्ड, साफ किया हुआ अपना जो चेहरा था को संकुचित करते हुए, सिकोड़ते हुए मुंह को, अपनी शक्ति लगाकर नाक के बाल उखाड़ रहे थे। चुटकी से अत्याचारी बाल को रगड़ते हुए बोले, हाँ सरकार, यह अन्याय है। मैनेजर साहब को भी बुरा लग रहा था कि ना तो क्षत्रिय है ना पंडित है, ये तो शूद्र जाति का है। फिर राज दरबार में इसको इतना सम्मान क्यों मिल रहा है? करे ही क्या, जब चले ना तो नाक के बाल ही उखाड़ेंगे। राजा साहब ने मुस्कुराते हुए सिर्फ इतना ही कहा, उसने स्त्रिया का काम किया है, जाति से कुछ नहीं होता। राजा साहब ने हंसते हुए कह दिया कि उसने एक योद्धा का काम किया है। उसी दिन से लुटन सिंह पहलवान की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। पौष्टिक भोजन और व्यायाम तथा राजा साहब की स्नेह दृष्टि से उसकी प्रसिद्धि में 4 चांद लगा दिए। एक तो पहले ही उसने चांद साहब को जब पटकनी दी थी तो प्रसिद्ध हो गया था, और ऊपर से राज दरबार में अच्छा खाना खाकर एक्सरसाइज करके बड़ा पहलवान बन गया था, और राजा की दृष्टि जो प्रेम था वो उसके ऊपर था, इसलिए 4 चांद लग जाना यानी कि और अधिक प्रसिद्ध हो गया। कुछ वर्षों में उसने एक एक कर सभी नामी पहलवानों को मिट्टी सूंघाकर आसमान दिखा दिया था। मिट्टी सूंघाकर आसमान दिखा दिया, 4 चांद लगा दिया, मुहावरों का प्रयोग है कि मिट्टी सूंघाकर आसमान दिखा दिया, कि बुरी तरह हरा दिया था। कि आसपास में जितने भी प्रसिद्ध पहलवान थे उनको भी कई सालों में उसने हरा दिए थे। काला खां के संबंध में यह बात मशहूर थी कि वह ज्यों ही लंगोट लगाकर आली कहकर अपने प्रतिद्वंदी पर टूटता, प्रतिद्वंदी पहलवान को लकवा मार जाता। एक और प्रसिद्ध पहलवान था, कौन? काला खां। किस बात के लिए प्रसिद्ध था? कि आली बोलकर अगर वो सामने वाले खिलाड़ी के ऊपर टूटता तो सामने वाला तो बिल्कुल डर जाता, लकवा मार जाता उसको तो। और लुटन ने उसको भी पटक कर लोगों का भ्रम दूर कर दिया। कहने का भाव है कि लुटन ने उसको भी हरा दिया। उसके बाद से वह राज दरबार का दर्शनीय जीव ही रहा। चिड़िया खाने में पिंजड़े और जंजीरों को झकझोर कर बाघ दहाड़ता, हाउ हाउ। सुनने वाले कहते, राजा का बाघ बोला। बाघ कौन? लुटन। कि लुटन जब भी राज दरबार में, राजा के महल में कहीं भी वह बोलता तो लोग कहते कि राजा का बाघ बोल रहा है। इतना प्रसिद्ध हो चुका था। ठाकुर बाड़े के सामने पहलवान गरजता महावीर, लोग समझ लेते पहलवान बोला।
ठाकुरवाड़ा मंदिर, यानी कि इधर उधर कहीं भी वो अगर उसको कोई देख ले या अगर उसकी आवाज़ भी सुन ले तो लोग उसको पहचानने लग गई थी। मेलों में वह घुटने तक लंबा चोगा पहने अस्त व्यस्त पगड़ी बांधकर मतवाले हाथी की तरह झूमता चलता। लेखक ने लुटन के सीधे साधे वेशभूषा का वर्णन करते हुए कहा कि एक लंबा चोगा सा पहनकर मेलों में घूमने के लिए जाता था। अस्त व्यस्त यानी बिखरी हुई सी पगड़ी बांधकर मस्त हाथी की तरह झूमता फिरता मेलों के अंदर। दुकानदारों को चुहल करने की सोचती, दुकानदार भी उनसे मजाक करते। हलवाई अपनी दुकान पर बुलाता, पहलवान काका ताजा रसगुल्ला बना है, जरा नाश्ता कर लो। तो फिर पहलवान कहाँ पीछे रहने वाला था। पहलवान बच्चों की सी स्वाभाविक हंसी हंसकर कहता, अरे तनी मनी काहे, ले आओ 1.5 सेर और वेट ज्यादा की 1.5 किलो ले आओ, ऐसे वैसे क्या बातों को घुमा रहे हो। 2 सेर रसगुल्ला को उदरस्त करके, उदरस्त होता पेट में रखना, कि 2 किलो रसगुल्ला पेट में रखकर मुंह में 8-10 पान की गिलोरियां ढूंस ठुड्डी को पान के रस से लाल करते हुए अपनी चाल से मेले में घूमता, फिर इधर उधर दुकानों में खा पीकर मेले में घूमने लग जाता। मेले से दरबार लौटने के समय उसकी अजीब हुलिया रहती। हुलिया होती है शकल। अजीब हुलिया कैसे, कि हम जैसे ही कुछ अलग सा पहन लेते हैं जो हम पर सूट नहीं करता तो हम कह देते हैं कि क्या हुलिया बना रखा है। तो लेखक वही बता रही हैं कि अजीब सी हुलिया बना लेता मेले से वापस आते हुए। आंखों पर रंगीन अबरक का चश्मा, हाथ में खिलौनों को नचाता और मुंह से पीतल की सीटी बजाता हंसता हुआ वह वापस जाता। बल और शरीर की वृद्धि के साथ बुद्धि का परिणाम घटकर बच्चों की बुद्धि के बराबर ही रह गया था उसमें। लेखक बताते हैं कि हाथी की जितनी ताकत थी, बड़ा शरीर था, लेकिन दिमाग बिल्कुल, मन बिल्कुल भोला भाला बच्चे की तरह था उसका। दंगल में ढोल की आवाज सुनते ही वह अपने भारी भरकम शरीर का प्रदर्शन करना शुरू कर देता। ढोल की आवाज सुनते ही उसका जो अंदर का पहलवान था वो जाग जाता था। उसकी जोड़ी तो मिलती ही नहीं थी, उसकी जोड़ी का कोई, उसकी टक्कर का कोई नहीं था। यदि कोई उसे लड़ना भी चाहता तो राजा साहब लुटन को आज्ञा ही नहीं देते, राजा साहब उसके साथ लड़ने ही नहीं देते। इसलिए वह निराश होकर लंगोट लगाकर देवता शरीर में मिट्टी मल और छाल कर अपने को सांड या भैंसा साबित करता रहता था। बूढ़े राजा साहब देख देख कर मुस्कुराते रहते कि जब कोई खिलाड़ी के साथ प्रतियोगिता नहीं होगी तो खिलाड़ी तो फिर नाराज होगा। वो भी कि मैं राजा साहब लड़ने के लिए मना कर देते तो बड़ा बुरा मानता। और ऐसी प्रक्रिया, ऐसी क्रियाएं देखकर राजा क्या है, हंसते रहते, मुस्कुराते रहते। यूं ही 15 वर्ष बीत गए। पहलवान अजय रहा, अजय जिसको जीता ना जा सके, क्योंकि उसके टक्कर का तो कोई था ही नहीं। वह दंगल में अपने दोनों पुत्रों को लेकर उतरता रहता। आगे उसके परिवार के बारे में और लेखक ने बताया कि उसके 2 पुत्र थे। चलो पढ़ते हैं। पहलवान की सास पहले ही मर चुकी थी। पहलवान की स्त्री भी 2 पहलवानों को पैदा करके स्वर्ग सिधार गई थी, यानी कि पहलवान की सास और पत्नी दोनों की मृत्यु हो गई थी। दोनों लड़के पिता की तरह ही गठीले और तगड़े, तगड़े तो मजबूत। दंगल में दोनों को देखकर लोगों के मुंह से अनायास अपने आप ही निकल पड़ता था, वाह, बाप से भी बढ़कर निकलेंगे ये दोनों बेटे। यानी कि लुटन ने अपने दोनों बेटों को पहलवान बनाना शुरू कर दिया था। दोनों ही लड़के राज दरबार के भावी पहलवान घोषित हो चुके थे, अतः दोनों का भरण पोषण दरबार से ही हो रहा था, कि उनका भी खाना पीना था वो दरबार की तरफ से ही था। प्रतिदिन प्रातःकाल पहलवान समम ढोलक बजा बजा कर दोनों से कसरत करवाता, अपने बेटों का गुरु बन चुका था। और जिस प्रकार आप भी ढोलक से दांव पेच लड़ाता था, उसी प्रकार अपने बच्चों को भी एक्सरसाइज करवाता था। दोपहर में लेटे लेटे दोनों को सांसारिक ज्ञान की भी शिक्षा देता, दुनियादारी की बातें भी अपने बेटों को बताता साथ साथ में। समझे, ढोलक की आवाज पर पूरा ध्यान देना। हाँ, मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यही ढोल है, समझे। ढोल की आवाज के प्रताप से ही मैं पहलवान हुआ। दंगल में उतरकर समझे, पहले ढोलों को प्रणाम करना, समझे। मतलब वो समझ जाओ, मेरा कोई गुरु नहीं था, मैंने ढोल को ही गुरु बनाया था। आप भी दुनियादारी की समझ ले लो कि किस प्रकार आपको पहलवान बनना है और किस प्रकार आगे और क्या समझाता है। कि ऐसी ही बहुत सी और बातें भी लेखक कहते हैं अपने बच्चों को बताता था। फिर मालिक को कैसे खुश रखा जाता है, कब कैसा व्यवहार करना चाहिए आदि की शिक्षा वह नित्य दिया करता था। नित्य यानी रोजाना, रोजाना अपने बच्चों को बताता था कि आप जहाँ रह रहे हो, आपका जो मालिक है उसके साथ आपको व्यवहार कैसे करना है। तो इस तरह की सीख अपने बेटों को पहलवान लुटन दिया करता था। किंतु उसकी शिक्षा दीक्षा
सब किए कराए पर एक दिन पानी फिर गया। वृद्ध राजा स्वर्ग सिधार गए। नए राजकुमार ने विलायत से आते ही राज्य को अपने हाथ में ले लिया कि एक दिन बूढ़े राजा की मृत्यु हो गई और विलायत से पढ़ लिख कर जो उनके राजकुमार आए थे वो राजा बन गए। राजा साहब के समय शिथिलता आ गई थी। राजा ने कोई अपने दरबार में परिवर्तन नहीं किया था। राजकुमार के आते ही दूर हो गई। विलायत से पढ़ के आए थे, आते ही नए कानून लागू कर दिए। बहुत से परिवर्तन हुए, खाने पीने में, वेशभूषा में, खेलों के अंदर, दरबार के अंदर बहुत परिवर्तन राजकुमार ने नए किए। उन्हीं परिवर्तनों की चपेटाघात में बड़ा पहलवान भी उसकी चपेट में आ गया। जो परिवर्तन उन्होंने किया था, दंगल का स्थान घोड़े की रेस ने ले लिया कि जहाँ दंगल और कुश्ती होती थी वहाँ घोड़ों की रेस होने लग गई। पहलवान तथा दोनों भावी पहलवानों का दैनिक भोजन व्यय सुनते ही राजकुमार ने कहा, टेरिबल गलत कि इतना खर्चा खाने पीने पे हो रहा है। नए मैनेजर साहब ने कहा, हॉरिबल, बहुत गलत है ये तो। पहलवान को साफ जवाब मिल गया। राज दरबार में उसकी आवश्यकता नहीं की जरूरत नहीं है अब उसकी। उसको गिड़गिड़ाने का भी मौका नहीं दिया, सीधा कह दिया, बोरिया बिस्तर उठाओ और जाओ, इतना खर्चा हम नहीं उठा पाएंगे। उसी दिन वह ढोलक कंधे से लटकाकर अपने दोनों पुत्रों के साथ अपने गांव में लौट आया और वहीं रहने लगा। गांव के एक छोर पर गांव वालों ने एक झोंपड़ी बना दी। गांव वालों ने, छोर होता है किनारा किनारे पे, वहीं रहकर वह गांव के नौजवानों और चरवाहों को कुश्ती सिखाने लगा। चरवाहे पशु चराने वाले। खाने पीने का खर्च गांव वालों की ओर से बंधा हुआ था। गांव वाले खाने पीने का खर्चा उठाते थे क्योंकि उनके बच्चों को वो कुश्ती सिखाता था। सुबह शाम वह समम ढोलक बजाकर अपने शिष्यों और पुत्रों को दांव पेच वगैरह सिखाया करता था। गांव के किसान और खेती हर मजदूर के बच्चे भला क्या खाकर कुश्ती सीखते। धीरे धीरे पहलवान का स्कूल खाली पड़ने लगा। उस समय किसानों की दशा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वहाँ किसान और मजदूरों के पास इतना कुछ नहीं था कि वो अपने बच्चों को पूरा पौष्टिक भोजन दे सके और वो कुश्ती सीख सके। वहाँ तो खाने के भी लाले पड़ रहे थे, इसलिए वहाँ कुश्ती सीखने के लिए कोई नहीं गया। अंत में अपने दोनों पुत्रों को ही वह ढोलक बजा बजा कर लड़ाता रहा, सिखाता रहा। दोनों लड़के दिन भर मजदूरी करके जो कुछ भी लाते उसी से गुजर होती रहती। गुजर यानी कि अपने घर का खर्चा उसी से वो चलाते थे। खाने पीने का है, दूसरा है जो मजदूरी करके लाते थे उनके दोनों बेटे। अकस्मात अचानक गांव पर यह वज्रपात हुआ, बड़ी आपत्ति आई। पहले अनावृष्टि होता है बरसात का न होना, सूखा पड़ना। फिर अन्न की कमी, फसल नहीं हुई, अन्न की कमी आ गई गांव के अंदर। तब मलेरिया और हैजे ने मिलकर गांव को भूनना शुरू कर दिया। मलेरिया और हैजे की बीमारी भी आ पहुंची गांव के अंदर। गांव प्राय सूना हो चला था। मलेरिया हैजे ने महामारी का रूप ले लिया और गांव वालों की मृत्यु होने लग गई थी। घर के घर खाली पड़ गए थे। रोज 2-3 लाशें उठने लगी। लोगों में खलबली मची हुई थी। दिन में तो कलरव, हाहाकार तथा हृदय विदारक रुदन के बावजूद भी लोगों के चेहरे पर कुछ प्रभा दृष्टिगोचर होती थी। इतना विलाप था, इतना हृदय को रुलाने वाला, इतना हाहाकार मचा हुआ था। रोजाना 2 या 3 लोगों की मृत्यु हो जाती थी। शायद सूर्य के प्रकाश में सूर्य उदय होते ही लोग कांखने, कूकते, कहराते अपने अपने घरों से बाहर निकलकर अपने पड़ोसियों और आत्मियों को ढांढस देते। ढांढस होता है धीरज बंधाना। कि सुबह होते ही जैसे ही लगता है कि रातों को ही उन लोगों की मृत्यु हो जाती है और सुबह 2-3 घरों के अंदर रोते बिलखते दिखाई देते, तो लोग उनको धीरज बंधाने के लिए आत्मीय होते हैं अपने मित्रों को कांकते कूकते कहराते। जैसे कि किसी की डेथ हो जाती है तो वहाँ रोकर उसके घर में जाना, कि ऐसा बुरा हाल उस गांव का हो गया था। अरे क्या करोगी रोकर दुल्हन, जो गया सो तो चला गया, वह तुम्हारा नहीं था। वह जो है उसको तो देखो भैया, घर में मुर्दा रख के कब तक रोगे। कफन की क्या जरूरत है, दे आओ नदी में, इत्यादि। लेखक 1-2 उदाहरण के साथ बता रहे हैं कि लोग ऐसे कह रहे थे। औरतों को कह रही थी कि ये दुल्हन, किसी का पति की मृत्यु हो जाती है कि वो तुम्हारा नहीं था, अब जो बाकी घर में बच गए उनकी देखभाल करो। और 1-2 दिन घर में लाश रख रहे थे लोग और कह रही थी कि कफन नहीं है। तो लोग ऐसे कह रहे कि कफन अब कहाँ से लेके आओगे, खाने पीने के तो लाले पड़े हुए हैं, कफन कहाँ से लेके आओगे।
नदी में बहाव, यानी कि लोगों की इतनी मृत्यु हो रही थी कि कफन भी लोग नहीं दे पा रहे थे, सीधा नदी में बहाकर आ रहे थे। किंतु सूर्यास्त होते ही जब लोग अपनी अपनी झोंपड़ियों में घुस जाते तो चूं भी नहीं करते, यानी कि रात्रि के समय लोग बिल्कुल चुपचाप रहते, उनके बोलने की शक्ति भी जाती रहती थी। पास में दम तोड़ते हुए पुत्र को अंतिम बार बेटा कहकर पुकारने की हिम्मत भी माताओं में नहीं होती थी। लेखक का कहने का भाव है कि दिन में इतने वो रो रो कर दुखी हो जाते थे, दूसरों को ढांढस पहुंचा पहुंचा कर, ना उनका पास कुछ खाने पीने के लिए था तो बिल्कुल उनके पास हिम्मत नहीं थी। अगर किसी का बेटा मर रहा है तो माँ उसको बेटा पुकारने के लिए उसके मुंह में जबान नहीं निकलती थी। रात्रि की विभीषिका भयानकता को सिर्फ पहलवान की ढोलक ही ललकार कर चुनौती देती रहती थी कि रात को लुट्टन ढोलक बजाता रहता था। पहलवान संध्या से सुबह तक चाहे जिस ख्याल से ढोलक बजाता हो, किंतु गांव के अर्धमृत अधमरे औषधि दवाई उपचार इलाज पत्य विहीन रास्ते से भटके हुए प्राणी यानी वो लोग, संजीवनी शक्ति यानी कि जीने की कुछ उमंग। लेखक का कहने का भाव है कि लुट्टन चाहे ढोल किसी वजह से बजा रहा हो, चाहे वो अपने लिए चाहे गांव वालों के लिए, लेकिन उसकी ढोलक की आवाज से अधमरे लोगों के लिए जिसके पास इलाज नहीं था, दवाई नहीं थी, भटके हुए थे, उनके अंदर एक उमंग भर जाती थी ढोल की आवाज से। बूढ़े बच्चे जवानों की शक्तिहीन आंखों के आगे दंगल का दृश्य नाचने लगता था। संपदन शक्ति शून्य सनायु में बिजली सी दौड़ जाती थी। संपदन चमक कम पड़ना, शक्ति चले जाना, शून्य स्नायु जिनकी रगें के अंदर खून रुक जाता है, यानी कि उनके अंदर थोड़ा जोश आ जाता था। बिजली दौड़ जाती यानी कि उनके अंदर थोड़ी शक्ति आ जाती थी। अवश्य ही ढोलक की आवाज में न तो बुखार हटाने का कोई गुण था और न महामारी का सर्वनाश शक्ति को रोकने की शक्ति, पर इसमें संदेह नहीं कि मरते हुए प्राणियों को आंख मूंदते समय कोई तकलीफ नहीं होती थी, मृत्यु से वे डरते नहीं थे। लेखक बताते हैं कि ढोलक की आवाज से ना तो बुखार दूर किया जा सकता था, ना इतनी बड़ी महामारी का नाश हो सकता था, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि जो लोग मर रहे थे उनकी तकलीफ कम हो रही थी, उनके अंदर हौसला था, वो लोग मौत से डर नहीं रहे थे। जिस दिन पहलवान के दोनों बेटे क्रूर काल कौन, हेजे और मलेरिया महामारी की चपेट घात में आ गई, वो भी चपेट में आ गई। असहाय वेदना, असहनीय दर्द, असहनीय पीड़ा से छटपटाते हुए दोनों ने कहा, जब वो दोनों बीमार थे और मर रहे थे तो अपने पिताजी लुट्टन से कहा कि बाबा उठा पटक दो वाला ताल बजाओ। चटाक चटधा सारी रात ढोलक पीटता रहा पहलवान, बीच बीच में पहलवानों की भाषा में उत्साहित भी करता रहा। मारो बहादुर बेटों को जीने की उमंग दिला रहा था। प्रातःकाल उसने देखा उसके दोनों बच्चे जमीन पर निस्पंद पड़े हैं, निस्पंद बिना चमक के यानी कि मृत पड़े थे। दोनों बेटे दोनों पेट के बल पड़े हुए थे। एक ने दांत से थोड़ी मिट्टी खोद ली थी, एक लंबी सांस लेकर पहलवान ने मुस्कुराने की चेष्टा की थी। दोनों बहादुर गिर पड़े थे, दोनों की मृत्यु हो गई थी। लेखक ने चित्रात्मक शैली में लुट्टन के लड़कों की मृत्यु का मार्मिक वर्णन किया है। उस दिन पहलवान ने राजा श्यामानंद की दी हुई रेशमी जांघियां पहन ली, सारे शरीर में मिट्टी मलकर थोड़ी कसरत की, फिर दोनों पुत्रों को कंधों पर लाद कर नदी में बहा आया। लोगों ने सुना तो दंग रह गए, हैरान हो गए। कितनों की हिम्मत टूट गई कि जो लोगों का हौसला बंधाता था ढोलक बजाकर, अब ढोल नहीं बजेगा, अब हम रात को अपना समय कैसे व्यतीत करेंगे। किंतु रात में फिर पहलवान की ढोलक की आवाज प्रतिदिन की भांति सुनाई पड़ी। लोगों की हिम्मत दुगनी बढ़ गई कि उनके बेटों की मृत्यु के बाद भी अगर ढोलक बजा रहा है तो हमें भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। लोगों के हौसले थे वो बढ़ गए थे। संतप्त पिता माताओं ने कहा, दोनों पहलवान बेटे मर गए, पर पहलवान की हिम्मत तो देखो, 1.5 हाथ का कलेजा है, कितना शक्तिशाली है, कितना हिम्मत वाला है। उनकी बेटों की मृत्यु के बाद भी ढोलक बजा रहा है। 4-5 दिनों के बाद एक रात को ढोलक की आवाज नहीं सुनाई पड़ी, ढोलक नहीं बोली। पहलवान के कुछ दिलेर
किंतु रुग्ण रुग्ण होते हैं रोगी शिष्यों ने प्रातः काल जाकर देखा, पहलवान की लाश चित पड़ी थी। पहलवान मर चुका था। आंसू पोंछते हुए एक ने कहा, गुरुजी कहा करते थे कि जब मैं मर जाऊं तो चिता पर मुझे चित नहीं पेट के बल सुलाना। मैं जिंदगी में कभी चित नहीं हुआ और चिता सुलगाने के समय ढोलक बजा देना। वह आगे बोल नहीं सका। कैसे बोले? क्योंकि लुटन चाहता था कि उसकी चिता के समय ढोलक बजाया जाए, लेकिन वहाँ तो चिता सुलगाने की बात हो रही है, अग्नि की बात हो रही है। वहाँ तो ना तो अग्नि का प्रबंध था ना कफन का। लोगों को नदी में बहाकर आ रहे थे। ऐसी दर्दनाक मौत लुटन और लुटन के बेटों की और गांव वालों की थी। लेखक ने पाठकों के सामने एक प्रसंग खड़ा कर दिया है कि ऐसी परिस्थितियों का कारण हमारी असामाजिकता है या प्रशासन है या पश्चिम सभ्यता है। आशा है कि आपको पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।